हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 18 जनवरी 2025 को होने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आपके लिए लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ में। पहला सवाल हमारा है। पहला सवाल, एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर से सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर 150 मीटर हो तो मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, देखिए पहला ही सवाल हमें अच्छा मिला है, मेंसुरेशन का सवाल है। सवाल ने कहा है एक आयताकार खेत, तो हम पहले एक आयताकार खेत बना लेते हैं। ये कोई एक आयताकार खेत है। सवाल ने बोला है अंदर से सीमा से लगा हुआ, जो अंदर वाली सीमा है इसके अंदर लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा एक मार्ग है, इस तरीके का। ठीक है, आठ मीटर चौड़ा एक मार्ग है। ठीक है, यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दे रखी 180 मीटर 150 मीटर, खेत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है 180 मीटर और 150 मीटर। ठीक है, सवाल ने कहा तो मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। हमसे सवाल ने पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, इस वाली जगह का मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखिए अच्छा सवाल है ये। बताना, यदि पूरे खेत की लंबाई 180 मीटर है ना, इसके अंदर 8 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग की चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर। बताना, अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा 180 दे रखा है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक के पूरा 180 ही तो होगा। और इसकी जो चौड़ाई लंबाई दे रखी है 180 और इसकी चौड़ाई हो गई अब 8। ये एक आयत बना है जिसमें कि आयत का क्षेत्रफल का पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जितना इसका क्षेत्रफल होगा ठीक उतना ही तो इसके सामने वाली का क्षेत्रफल होगा। और ये एक आयत बना है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हम करेंगे 180 गुणा 8, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 0। 8 2 64 के 4 हासिल के 6, 8 एकम 8 6 14, 144 मीटर। ठीक, बताना अगर इसका क्षेत्रफल 144 है तो इसके जस्ट जो सामने है इसका भी तो क्षेत्रफल हमारा 144 ही होगा, 1440 मीटर होगा। ठीक है, अब इसका दोनों का क्षेत्रफल निकल आया। अब बचा हमारा ये वाला। ठीक है, पहले से हम जोड़ लेते हैं दोनों को। 1440, इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 0 4 4 8 4 4 8 और 2, कितना आया 2880 मीटर इसका और इसका। अब हम निकालते इन दोनों का क्षेत्रफल। बताना, अगर हम बात करें इसकी तो हम यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल ही चुके हैं। अब बचा कितना हमारा, जो बचा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जैसे कि ये वाला, ये वाला क्षेत्रफल हमारा बचा, ये वाला। ठीक है, अच्छा बताना, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी 150 है। कितनी है 150 है, जिसमें से 8 जगह इसने घेर ली और 8 जगह इसने घेर ली, जो हम एक बार नाप चुके हैं। बची हमारी कितनी 8 इधर चली गई 8 इधर चली गई, 8 और 8 कितनी 16 मीटर जगह हमारी कम हो गई। तो 150 में 16 मीटर अगर जगह हमारी कम हो जाएगी तो बचेगी कितनी, 150 में हम 16 को घटा देंगे, आएगा हमारा 4 में 1 चला गया 3, 134 मीटर। अब बताना, ये भी एक आयत ही बना है जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हम पहले एक का निकाल लेंगे। ठीक, अब इसकी लंबाई दे रखी है 134, चौड़ाई दे रखी है 8। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 हासिल के 3, 8 त्रिका 24,
3 27 के 7 हासिल के 2 8 एकम 8 2 10। इसका आया 1072 मीटर। अब बताना अगर इसका 1072 है तो इसका भी हमारा 1072 ही होगा क्षेत्रफल। इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 7 7 14 हासिल के 1 1 1 2 कितना आया 2144। अब बताना इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाला आया 2880 और इन दोनों इसका क्षेत्रफल निकाला है आया 2144। सवाल ने कहा था मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। अब हमने मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा 2144। जोड़ेंगे 4 8 4 12 के 2 हासिल के 1 8 1 9 1 10 हासिल के 1 2 2 4 1 5 आएगा हमारा 5224 जो दे रखा है ऑप्शन सी में। देखिए इसे हम एक तरीके से और कर सकते थे हैं, पर उस तरीके से करने ना सवाल कुछ समझ में नहीं आता। हमने क्या किया, इसे अलग अलग निकाल लिया। सवाल एक बार फिर से समझ जाते हैं। एक आयताकार खेत था जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी 180 मीटर और 150 मीटर। ये 180 मीटर, ये 150 मीटर। इस आयताकार खेत के अंदर अंदर एक 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना था। ये हमने मार्ग बना दिया। सवाल ने कहा था मार्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो हमने क्या किया, इसे टुकड़ों में अलग अलग बांट दिया और इसका क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो हमने टुकड़ों में बांटा तो इसका जो हम पहले वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे वाले का, इसकी लंबाई 180 है तो अब 20 की लंबाई 180 ही रहेगी। 180 चौड़ाई 8 है। हमने क्या किया, 180 में 8 का गुणा किया, आया 1440। अब अगर इसका 1440 है, जाहिर सी बात आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो इसका भी क्षेत्रफल 1440 ही होगा। दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, आया 2880। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में निकाल लेते हैं। यदि इसकी लंबाई दे रखी है 150 मीटर, यदि इसकी लंबाई 150 मीटर है जिसमें से 8 मीटर नीचे का और 8 मीटर ऊपर का तो हम एक बार नाप चुके हैं, तो 8 और 8 16 हम नाप चुके हैं, तो 16 क्यों नापेंगे बार बार। उसको 150 में 16 हमने कम कर दिया, आया 134। अब इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई 134 गुणा 8 करेंगे, आएगा 1072। अगर यदि इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल 1072 है तो इसका भी क्षेत्रफल 1072 होगा। दोनों को हमने जोड़ लिया, आया 2144। अब सवाल ने कहा था इन क्षेत्रफल बताओ, सभी को हम जोड़ देंगे, आएगा 5224, ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 30 मीटर है, इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, देखिए कोई एक आयताकार लंबाई चौड़ाई का एक खेत मान लो, ठीक है, आयताकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ये है 35 मीटर और ये है 30 मीटर। ठीक है, सवाल ने कहा है इसमें 5 मीटर भुजा वाली भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। देखिए 5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। इस प्रकार ये एक वर्ग बना है। इस प्रकार की कितनी क्यारियां इसमें बनाई जा सकती हैं, जिसकी एक भुजा की लंबाई है 5। तो यदि वर्ग का मतलब होता है यदि एक भुजा की लंबाई 5 है तो उसकी चारों भुजाओं की लंबाई 5 ही 5 होगी। ठीक है, ये होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पूरा आयत दे रखा है हम पहले उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसा कि पिछले सवाल में मैंने बताया था कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे 35 गुणा 30।
ठीक, ये करने पर हमारा आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब बताना इसका गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सवाल ने कहा है 5 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। इसमें इसका हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, अब बताना यदि एक टाइल्स की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे कि पता है वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल होता है भुजा, इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हम लिखे देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब बताना इसकी एक भुजा कितनी है 5, तो इसकी दोनों भुजाएं कितनी होंगी 25 की होंगी। कितनी होंगी 5 × 5 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको काट लो। एक 5 से काटेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 6, इस वाले 5 से काटेंगे यहाँ आएगा हमारा 7। अब 7 × 6 करेंगे आएगा हमारा 42 क्यारियाँ। कितना आएंगी 42 क्यारियाँ आएंगी, ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार और समझते हैं। एक कोई आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 35 मीटर और 30 मीटर। उसमें क्या है, हमें वर्गाकार क्यारियाँ बनानी है। वर्गाकार क्यारियाँ जिसकी एक क्यारी की लंबाई, एक क्यारी की भुजा की लंबाई है 5 मीटर। ठीक है, यदि एक की लंबाई 5 मीटर है, सारी की सारी जो होंगी वो 5-5 मीटर की होंगी। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 25 आएगा, उसमें भाग लगा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई स्थान ए से बी तक जाने और वापस आने में यदि 3 घंटा का समय लगता है तो ए और बी तक की दूरी बताओ। ठीक है, देखिए नाव नदी का सवाल है। नाव नदी में क्या होता है कि जब हम पानी के साथ जाएंगे तो क्या होगी, हमारी चाल ज़्यादा होगी, और जब पानी के विपरीत आएंगे तो हमारी चाल कम हो जाएगी। ठीक है, बताना हम क्या दूरी है ए से बी तक की, ए से बी तक की दूरी दे रखी और हमें दूरी ही बताना है। दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ठीक, दूरी बताओ। ठीक है भाई, लगाते हैं सवाल। आने जाने में कितना समय लगा 3 घंटे का। बताना मान लो कि पानी का जो प्रवाह है वो इस दिशा में है। ठीक, अब ये जब पहली बार ये यहाँ से इस दिशा में निकलेगा तो पानी के साथ जब जाएगा तो उसकी चाल जुड़ जाएगी। जैसा कि नाव की चाल अगर 3 है, नाव की चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, हो जाएगी चाल 9 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जब जाएगा तो 12 की चाल से जाएगा। कितने की चाल से जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। और जब ये उस तरफ से वापस आएगा तो बताना यदि उसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें उसकी चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो 9 में हम 3 घटाएंगे, आएगा हमारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आएगा। कितने की चाल से आएगा 6 की चाल से वो वापस आएगा। सवाल ने कहा है ए से बी तक की दूरी बताओ, और जहाँ आने और वापस जाने में उसे समय लगता है, कुल समय लगता है 3 घंटे का। समय कितना लगता है 3 घंटे का समय लगता है। इसे क्या करेंगे हम बाई ऑप्शन लगा लेंगे। बाई ऑप्शन लगाएंगे हम, क्या करेंगे पहले मान लो उसकी जो दूरी दे रखी 14 किलोमीटर है। कितनी दूरी दे रखी है 14 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। ठीक है, अब बताना जब वो पहली बार जाएगा तो वो 12 की चाल से जाएगा। ठीक है, दूरी है 14 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इसे हम काटेंगे, आएगा हमारा 7/6। ठीक है, अब 7/6 इसे हम 60 से कर देंगे गुणा, तो हमारा मिनट में बन जाएगा
10 7 गुणा 10 करेंगे आएगा हमारा 70 मिनट। जाने में उसे लगा 70 मिनट। अब वापस आ रहा है 14 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। सेकेंड टाइम जब वो 14 किलोमीटर की ये दूरी वापस आएगा तो कितने की चाल से आएगा? 9 में 3 चली जाएगी, 6 की चाल से आएगी। कितनी की चाल से आएगा? 6 की चाल से जाएगा। इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 7/3। इसे 60 से गुणा करेंगे आएगा हमारा 20, 7 दूनी 14, 114 मिनट। बताना 70 मिनट तो ये हो गए, 114 मिनट ये हो गए, दोनों को मिला के हो रहा है 210 मिनट। और जबकि सवाल ने बोला है 3 घंटे, 3 घंटे में होता है 180 मिनट। बताओ क्या पहला ऑप्शन सेटिस्फाई किया? नहीं किया। हम अगला ऑप्शन निकालते हैं। अगला ऑप्शन लगाते हैं, ऑप्शन 12, मतलब कि बी नंबर। मान लो उसकी जो दूरी दे रखी है ए से बी तक की, वो दे रखी है 12 की। कितनी दूरी दे रखी है? 12 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। जब वो पहली बार जाएगा तो 9 3 12 की चाल से जाएगा। कितने की चाल से जाएगा? 12 की चाल से जाएगा, जहाँ पर उसे लगेगा 1 घंटे का समय। कितना लगा? 1 घंटे का समय लगा। अब जब वापस आएगा तो भी 12 किलोमीटर की दूरी, और किसके चाल से जा रहा है? 6 की चाल से। तो यहाँ उसे लग रहा है 2 घंटे का समय। बताओ, जाने में 1 घंटे, आने में 2 घंटे, दोनों मिला के कितना हो गया? 3 घंटे। और सवाल ने भी 3 घंटे ही बोला था, हमारा भी 3 घंटे आ गया। ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर गया। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल लगाते हैं। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल बताओ। ठीक है, सवाल ने क्या पूछा? चाल यानी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे कि हमारी दूरी कितनी है। हमने जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को बता रखा था कि जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, या किसी स्टेशन को, किसी गुफा को पार करती है, तो रेलगाड़ी खुद की दूरी, लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है। जैसा कि सवाल में दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर और पुल की लंबाई दे रखी है 320 मीटर। तो इन दोनों को पार करेगी। पुल की लंबाई दे रखी है 320 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई है 160 मीटर। दोनों को जोड़ के आ जाएगा हमारा 480 मीटर, और यही हो जाएगी हमारी दूरी। सवाल ने दे रखा समय कितना लगेगा? 36 सेकेंड। बस इसे काट लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी समय, इसे काट लो। 12 के पारस काटेंगे तो यहाँ आएगा 3, इसे 12 के पारस काटेंगे तो आएगा 4। कहीं ना कहीं हमारा निकल के आ गया 40/3। लेकिन इस प्रकार तो कोई चाल नहीं दे रखी। सवाल ने पूछा रेलगाड़ी की चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में। अब जो जैसा कि ये हमारी चाल आई मीटर पर सेकंड में, इसे हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 18/5। काटेंगे 3 एकम 3, इसे काटेंगे यहाँ आएगा 6, 5 से काटेंगे तो पावर 40, 6 गुणा 8 करेंगे तो आएगा हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। ऑप्शन डी। ठीक, अगला सवाल। इस तरीके के सवाल खूब लगवाए हमने क्लास में, बार बार लगवाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, जो मेंसुरेशन के सवाल हैं उनको हम बार बार लगवाएंगे, पर इस तरीके के सवाल बार बार नहीं लगवाएंगे, क्लास में खूब लगवाते हैं। ठीक, अगला सवाल। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। यदि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगे तो बताओ अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक है, किसी दूरी को तय करने में ए और बी की चालों का अनुपात। ठीक है, 2 लोग हैं, एक ए एक बी, इनकी चालों का अनुपात दे रखा है 3:4। ये है स्पीड। ठीक, बताना
रेशियो का सवाल एक तरीके से, हाँ 3:4 मिनट की चाल है, और चाल के जस्ट उल्टा क्या होता है, समय। हमने पिछली क्लासों में ये बता रखा है, चाल के जस्ट उल्टा क्या होता है, समय। यदि इनकी चाल का अनुपात है 3:4, तो इनका समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। ये आ जाएगा इनका समय का अनुपात। अब बताना, ए 3 की चाल से जाता है तो उसे 4 समय लगता है, बी 4 की चाल से जाता है तो उसे 3 समय लगता है। बताना समय ज़्यादा किसे लगा, ए को। कितना समय, बी को लग रहा है 3 समय, ए को लग रहा है 4 समय। हमारे हिसाब से समय देखो, ए को कितना अधिक लगा, 1। कितना अधिक लगा, 1। सवाल ने ए को बी से कितना अधिक बोला, 30 मिनट, तो हमने कहा हमारे हिसाब से 1, सवाल के हिसाब से 30 मिनट। तो 1 का मान 30, सवाल ने पूछा है ए को कितना समय लगा, ए को हमारे हिसाब से देखो कितना समय लग रहा है, 4। तो 1 का मान 30, तो 4 का मान कितना, हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, आएगा 3 चौको 12, कहीं ना कहीं हमारा 120 मिनट, ऑप्शन सी। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है, अच्छा सवाल है, रुको एक सेकंड माइक लगा लेते हैं। 6 नंबर सवाल आ गया, लगाते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4 की चाल से टहलते हुए 90 मिनट देरी से पहुंचता है, उसकी सामान्य गति बताओ। ठीक है, सवाल है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4 की चाल से टहलते हुए 90 मिनट देरी से पहुंचता है, उसकी सामान्य गति बताओ। ठीक है, कोई एक आदमी है, वो अपनी 3/4 की चाल से चल रहा है। मान लो उसकी चाल है 4, कितनी है, 4। अब वो 4 की ना चल के 3 की चाल चल रहा है। ये फर्स्ट टाइम वो चलता है 1 की चाल, 4 की चाल से, सेकेंड टाइम चलता है वो 3 की चाल से। अब यह सवाल हमारा पिछले सवाल की तरीके से बन गया है। ये आ गई स्पीड, और स्पीड के जस्ट उल्टा क्या होता है, समय। ठीक है, अब बताना, सवाल ने बोल रहा है कि वो 90 मिनट देरी से पहुंचा। हमारे जब वो 4 की चाल से जाता था तब उसे समय लगता था 3, अब वो जाता है 3 की चाल से तो समय लगता है 4। बताओ उसका समय जो है वो 3 की, पहले 3 समय लगता था, अब लग रहा है 4 समय, तो कितनी देरी से पहुंचा, 1 समय। सवाल ने पूछा है, सवाल के कितने हिसाब से, 90 मिनट के हिसाब, सवाल में कितनी देरी से, 90। उसकी सामान्य गति बताओ, सामान्य चाल बताओ। सामान्य चाल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एक सामान्य समय आ गया 90 मिनट। ठीक है, एक सेकेंड, सामान्य समय आया उसका है 90 मिनट। सामान्य चाल बताओ। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम क्या करेंगे, सामान्य चाल निकालने के लिए सामान्य समय निकालेंगे। ठीक है, अब बताना, 1 का मान 90 मिनट देरी से, तो 3 का मान कितना होगा, 9 3 27, 27 मिनट। जब वो 4 की चाल से जाता है तो उसे 27 मिनट लगते हैं। 27 मिनट को क्या करेंगे हम, घंटे में नहीं, सामान्य समय बताओ। इसमें ऑप्शन में दे रखा है सामान्य घंटे, और इसमें दे रखा सामान्य गति बताओ। देखिए इस जगह पर थोड़ा करेक्शन है, सामान्य गति नहीं होगा, इस जगह पर लिखा होना चाहिए सामान्य समय बताओ, गति नहीं होगा। ठीक है, सामान्य समय उसका क्या है, 3 का मान कितना आ गया, 280 मिनट। अब 280 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे। इसमें कितने घंटे बनना है, 280 मिनट में, सॉरी 9 3 27, 270 मिनट। इसे काटेंगे, 6 चौको 24, 4 घंटे बचे कितने, 24 3 27, भागना खा बिंदी 30, 4 6 पंचे 30, 4.5 घंटे, ऑप्शन बी। ठीक है, इस सवाल में करेक्शन है, गलती हो गई, टाइप करने में गलती, सामान्य गति नहीं सामान्य समय है ये सवाल में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमारे सारे के सारे समय में दे रखे। यदि ऑप्शन हमारे कहीं ना कहीं
सामान्य चाल के दिए होते तो क्या करते, ये हमारी सामान्य समय आ जाता 90 मिनट का, 200 9 27 270 मिनट का, और सामान्य चाल, और ये हमारी थी चाल। ठीक, यहाँ से हम निकाल सकते थे चाल बराबर दूरी बटे समय, थोड़ा लंबा हो जाता बस। अगला सवाल, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा नल इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि हौज भरा हुआ है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। देखिए, कोई एक पानी की टंकी मान लो, हौज मान लो, ठीक है, और ये भरी है। कैसी है? भरी है पानी से। ठीक है, इसमें 2 नल लगे हैं, फर्स्ट नल और एक सेकेंड नल। सवाल ने बोला है एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, ये वाला इसे 10 घंटे में भर देगा जबकि दूसरा नल इसे 5 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, सवाल ने बोला है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहला नल 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो हमने माइनस का निशान लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ये टंकी जो हौज है ये कितने लीटर की है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। 10 और 5 का एलसीएम होता है 10। अब मान लो 10 लीटर की टंकी है, 10 लीटर की टंकी है और 10 घंटे में भरता है, इसका मतलब पहला वाला नल पर घंटे 1 लीटर पानी डालता होगा, है ना भाई। 10 लीटर की टंकी है और उसे भरने में 10 ही घंटे का समय लगा, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है। दूसरा नल क्या करता है, 10 लीटर की टंकी को 5 घंटे में खाली कर देता है, मतलब वो 1 घंटे में कहीं ना कहीं 2 लीटर पानी वो बाहर निकाल देता है। इसकी क्षमता कितनी है? 1 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। ये आ गई इनकी 1 घंटे की क्षमता। क्या आ गई? क्षमता। सवाल ने कहा यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में खाली। बताना, पहला वाला नल है ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालेगा और दूसरा वाला नल ये 2 लीटर पानी निकाल देगा। इसका मतलब पर घंटे 1 लीटर पानी निकलेगा। क्या होगा? निकलेगा। भरा हुआ नल भरी हुई जो टंकी है 10 लीटर की, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकलेगा, 10 घंटे में ये 10 लीटर पानी निकाल देगा। इसका मतलब ऑप्शन डी, 10 घंटे में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल। इस तरीका के सवाल भी हमने क्लास में एक बार लगवाए, करीब 20 बार सवाल लगवाए हैं, तो बार बार बताने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में है तो ये सब कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे पहले से, कोई नए नहीं हो। अगला सवाल, 8 नंबर सवाल। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा कि M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। M1 जहाँ पर पहला आदमी, D1 जहाँ पर पहला दिन, M2 दूसरा आदमी, D2 दूसरा दिन। ठीक है, पहला आदमी मतलब कि पहले जो काम किया जाता। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं उसी काम को, 16 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो करेंगे 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 16, इसे काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 को 2 से काटेंगे आएगा हमारा 6 दिन। ऑप्शन ए सरल सवाल है। सवाल अगला, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 6 पुरुष 11 लड़के उसे मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए, इस सवाल की डिमांड काफ़ी क्लास में बच्चे कर रहे थे, तो हम इसका लगा देते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेना। 4 पुरुष या 6 लड़के
किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। या का मतलब होता है या तो हम 4 लड़कों से काम कराएंगे, या तो या तो 4 आदमी से काम कराएंगे, या तो 6 लड़कों से काम कराएंगे। दिन हमारे 20 ही लगेंगे। अगर हमने 4 आदमी से काम कराया तो भी 20 दिन लगेंगे, और 6 लड़कों से काम कराया तो भी हमारे 20 ही दिन लगेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आदमी और लड़के की क्षमता निकाल लेंगे कि इनकी क्षमता कितनी दे रखी है। ठीक है, इनको हम यहाँ से काटेंगे तो आएगा हमारा 2 और 3। अब ये आपस में बदल जाते हैं तो आ जाएगा हमारा 3:2। ये आ गई इनकी क्षमता। अब चाहे जिससे काम करा लो, या तो आदमी से करा लो या लड़कों से करा लो। हम आदमी से काम करा रहे हैं। बताना, 4 आदमी 4m किसी काम को 20 दिन में करते हैं, उसी काम को 6 पुरुष 6m प्लस, और का मतलब प्लस 11 लड़के 11b कितने दिन में करेंगे। अब हमें क्या करना है, m की जगह m मतलब कि आदमी की जगह आदमी वाला मान रखना है, और लड़कों की जगह लड़कों वाला मान रखना है। मतलब कि कार्य क्षमता रखने हैं। मतलब ये एक आदमी किसी काम को, मतलब आदमी की क्षमता कितनी है 3, लड़के की क्षमता कितनी है 2। अब m की जगह रखेंगे 3 और b की जगह रखेंगे 2। चलो रख दो 4। अब बताना, m की जगह अगर 3 रखेंगे तो 4 में 3 का गुणा करेंगे, आएगा हमारा 12 गुणा 20। नीचे 6 m की जगह रखेंगे 3, 6 में हम 3 का गुणा करेंगे, आएगा हमारा 18 प्लस 11 इंटू बी। 11 की जगह हम 2 रखेंगे तो आएगा हमारा 11 दूना 22। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 18 और 22 तो आएगा हमारा 12 इंटू में 20 डिवाइड बाई 8 2 10 2 1 3 1 4 40। इसे काटेंगे 20 एकम 20, 20 दूना 40, इसे काटेंगे 6 दिन। कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में, ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार और इस सवाल को समझ लेते हैं। सवाल ने बोला था 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 4 पुरुष या 6 लड़के, या तो 4 आदमी से काम करा लो या 6 लड़कों से काम करा लो, 20 ही दिन लगेंगे। हमने क्या किया कि आदमी और लड़के का रेशियो निकालना होगा। इन दोनों को आपस में काटेंगे तो आदमी और लड़के का रेशियो में निकाला, आया 3 और 2। ये आ गई इनकी क्षमता। आदमी की क्षमता कितनी है 3, लड़के की क्षमता कितनी है 2। अब लड़के से काम करा लो या आदमी से काम करा लो। हमने क्या किया, लड़कों से काम कराया। मतलब 4 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते थे, तो 6 आदमी और 4 लड़के मिलकर, 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो m की जगह m वाला मान रखेंगे, b की जगह b वाला मान रखेंगे, बस काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये है अच्छा सवाल। देखिए, 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष प्लस 8 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक, और 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। सवाल ने कहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे। हमें क्या करना है, इनका आपस में इनका सीधे सीधे गुणा करा दो। ठीक है, अब बताना, 8 में हम 10 में 8 का गुणा कराएंगे, आएगा हमारा 80, और 10 में 6 का गुणा कराएंगे, आएगा हमारा 60। इसका गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, आएगा 96, और 26 में 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 52। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सीधे सीधे अंतर निकालना है। क्या निकालना है,
अंतर, माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अंतर से मतलब है। माइनस और प्लस से हमें कोई लेना देना नहीं है। अंतर करो, 60 में 52, इसको अगर घटाएंगे 52 और 8 कितना आएगा 8। इसका अंतर निकालो, 80 और 96 का अंतर आएगा 16। काटेंगे आएगा हमारा 1:2। ये आ गई हमारी आदमी और लड़के की क्षमता, जो बदल के हो जाएगी कहीं ना कहीं हमारी सॉरी 2:1। ठीक, 2:1। अब चाहे जिससे काम करा लो, या इनसे काम करा लो या इनसे काम करा लो, हम इनसे काम कराते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा सवाल है ये। देखिए 6 पुरुष और 8 लड़के, किसी काम को करते हैं 10 दिन में, उसी काम को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। अब हमें क्या करना है, आदमी की जगह आदमी की क्षमता, लड़के की जगह लड़के की क्षमता। ठीक है, अब बताना 6m, m की जगह हम 2 रखेंगे तो आएगा हमारा 6 दूना 12 है। कितना आएगा 12 है, प्लस 8 की जगह 8 b की जगह 1 रखें तो आएगा हमारा कितना 8 गुणा में 10। अब 15m, एक लकीर खींच देते बीच में ताकि समझ में आता रहे क्या है। 15m, 15m की जगह 2 रखेंगे तो आएगा हमारा 15 दूना 30। 20 की जगह 20 b की जगह 1 रखेंगे तो आएगा हमारा 20। अब इसे काट लो, 12 8 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 30 होता है 50। इसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो आएगा हमारा 4 बार। कितना आंसर आएगा 4 दिन। ठीक है, काफ़ी लंबा सवाल था ये, एक बार और समझ लेते हैं इसे। सवाल ने बोला था कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमें हर टाइम एंड वर्क में, हर सवाल में हमें निकालना होगा काम करने की क्षमता। हमें जब तक उनकी काम करने की क्षमता नहीं पता होगी तब तक हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्षमता हम कहाँ से निकालेंगे, हमने क्या किया, जो पहले के दे रखे थे 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते थे, हमने इस तरीके से लिखा। 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में कर लेते थे, हमने इस तरीके से लिखा। दिन का हमने उनके साथ में गुणा कराया तो आया 10, 10 अट्ठे 80, 10 का 6 में गुणा कराया आया 60, 2 का गुणा 48 में कराएंगे आएगा 96, 2 का गुणा 26 में कराएंगे आएगा हमारा 92। ठीक है, कितना आएगा 92। अब हमें क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है कि माइनस करना है या प्लस करना है। हमने क्या किया, दोनों का अंतर निकाला। 80 और 96 का अंतर होता है 16, 60 और 8 52 का अंतर होता है 8। ठीक है, हमने काटा 1:2 आया, ये बदल के आदमी और लड़के का रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, ये होता कैसे, बदल के हो जाता है, क्रॉस गुणा हो जाता है। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम करते थे 10 दिन में, उसी काम को 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर करते थे 10 दिन में, 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब m की जगह आदमी की जगह आदमी की क्षमता, लड़के की जगह लड़के की क्षमता रख देंगे, काटेंगे, आंसर आ जाएगा 6m। m की जगह हमने रखा 2 तो 6 दूना हो जाएगा 12, 8 की जगह रखेंगे तो 8 एकम 8 इंटू में 10, 15m। 15 की जगह 15 दूना 30 और 20 एकम 20, 30 20 होता है 50। यहाँ से काट पीट लिया, आंसर आ गया। लंबा सवाल था। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल
11 नंबर सवाल है 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज बताओ। देखिए साधारण ब्याज का सवाल है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 500 रुपये, ठीक है, ब्याज की दर है 10%, समय दे रखा है 3 साल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कई एक बार बताया है कि साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है हमेशा कैसे मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। ब्याज जो होता है वो बराबर बराबर मिलता है, यानी एक साल में हमें जितना ब्याज मिलेगा उतना ही दूसरी साल, उतना ही तीसरी साल। देखो पहली साल हमें कितना ब्याज मिलेगा 500 पर, और ब्याज मिलता किस पर है, जो पैसा लिया जाता है या जो पैसा दिया जाता है हमें उस पर ही ब्याज मिलता है, ठीक है। तो 500 रुपये दिए थे, 10% साधारण ब्याज की दर से 500 का 10% निकालेंगे, आएगा हमारा 50, और ब्याज हमेशा हर साल बराबर बराबर मिलता है, तो 3 साल में 50-50, टोटल साधारण ब्याज हो जाएगा 150 हमारा साधारण ब्याज है। सवाल ने कहा उसका साधारण ब्याज बताओ, तो 150 ही है, ऑप्शन सी। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है एक सामान्य का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5%, 20% की छूट पर उपलब्ध है, सामान्य का विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, क्या होता है मार्क प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर वो छूट दे रहा है 3, एक 10%, 5%, 20%। ऐसा ना करना कि 10% और 5%, 20% इन सभी को जोड़ दो, 10, 20, 30, 5, 35%, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि पहले 10% निकालेंगे, फिर जो बचेगा उसका 5% निकालेंगे, फिर जो बचेगा उसका 20% निकालेंगे, फिर इसके बाद चीज़ वो बेची जाएगी। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉल होंगे उनमें क्या होता है, इसी प्रकार की छूटें लिखी होती हैं क्रमागत। वो दिखने में तो ऐसी लगती है कि बहुत छूट है, पर होता नहीं ऐसा, ठीक है। रियल में देखते हैं, एक्चुअल में इस सवाल में आपको समझाते हैं अच्छे से कि कितनी छूट होती है। मार्क प्राइस का दे रखा है 1000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट टाइम 10% की छूट, फर्स्ट टाइम 10% की छूट, 1000 का 10% निकालेंगे, आएगा 100 रुपये, तो इस पर उसने 100 रुपये माफ़ किए, बचे कितना 900। अब सेकेंड टाइम 5% की छूट, इसका निकालेंगे तो 5% आएगा 45 रुपये, घटाओ भाई 5, यहाँ 9 में 5 चले, 9 में 4 चले गए, 5 बचे, 885 रुपये। थर्ड टाइम 20%, इसका 20% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव और 2 से गुणा, मतलब 885.5 इंटू में 2 करेंगे तो 5 दूना 10, हासिल के 1, 5 दूना 10, 1 11 है, 8 दूनी 16, 1 17, 171 रुपये। इसमें 171 रुपये और कम हो जाएंगे, तो 5 में 1 चला गया, आया 4, 15 में 7 चले गए, 8, 7 में 1 गए 6, 684। वो चीज़ लास्ट टाइम कितने की बचेगी, 684 की बचेगी, ऑप्शन सी। एक बार फिर से समझते हैं। सवाल ने बोला था कि किसी सामान्य का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, उस पर 10%, 5% और 20% की 3 क्रमांकित छूटें दे रखी हैं, उसका विक्रय मूल्य बताओ। हमने क्या किया, अंकित मूल्य 1000 रुपये रखा, फर्स्ट टाइम उस पर 10% निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा, 1000 रुपये की चीज़ पर 100 रुपये माफ़ कर दिए, अब बचे 900 रुपये। सेकेंड टाइम देता है 5% की छूट, हम 900 का 5% निकालेंगे, आएगा 45 रुपये, 900 में 45 रुपये कम हो जाएंगे, अब बचेगा हमारा 885 रुपये, 855 रुपये। अब थर्ड टाइम 20% की छूट देता है, हम 855 का निकालेंगे, 20% आएगा 171 रुपये। अब 855 रुपये की चीज़ वो 171 रुपये फिर से कम करेगा, अब चीज़ बचेगी 684 रुपये की, जो ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल आते हैं, सवाल नंबर 13 है। सवाल है यदि ए और बी का मान 5:7 है और बी और सी का 6:7 है, तो ए बी सी तीनों का मान बताओ। वैसे तो हम कह सकते हैं कि नवोदय से
रेशियो का चैप्टर वो कुछ लोग बोलते हैं हट गया है, पर रेशियो का प्रयोग फिर भी सवालों में होता ही है, सीखना अनिवार्य है। कई कोचिंगों में ऐसा होता है कि रेशियो के सवाल नहीं सिखाए जाते हैं, पर ये गलत है, सिखाना चाहिए हर एक चीज़। सवाल ने बोला ए और बी, इसके हम कई एक तरीका बताएंगे निकालने के, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड बताते हैं कि ए और बी कितना दे रखा है, 5:7, ठीक है। और बी और सी दे रखा है 6:7। हमें क्या करना है, इसमें देखो कॉमन क्या दे रखा है, बी कॉमन, क्या क्या कॉमन है, बी कॉमन है। ऊपर देखो बी का मान कितना है 7, तो हम नीचे 7 से गुणा कर देंगे। नीचे बी का मान कितना है 6, तो हम ऊपर 6 का गुणा कर देंगे। मतलब यह है कि कॉमन देखना है, ऊपर वाले कॉमन का गुणा नीचे करेंगे और नीचे वाले कॉमन का गुणा ऊपर करेंगे। अब पूरे में गुणा कर दो तो 7×6 42, 7×6 = 30, 7×7 = 49, 7×6 = 42। अब आ गया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी, 30, 42 और 49। ये मेथड फर्स्ट है। अब लगाते हैं सेकेंड मेथड। हमें क्या करना है, लिखना है ए रेशियो बी दे रखा है हमारा कितना, 5:7, और बी रेशियो सी दे रखा है हमारा 6:7। हमें क्या करना है, उल्टा n बनाना है। क्या करना है, उल्टा n बनाना है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। देख लो, हमें क्या करना है, उल्टा n बनाने हैं। अब सीधे से उल्टा n बना के गुणा करना, 5×6 = 30, 7×6 = 42, 7×7 = 49। बस यही ए बी सी आ गया। पर ये उल्टा n वाला तरीका हम तभी लगा पाएंगे जब ये मान ए बी सी सीरियल से दिए होंगे तब। यदि ये बदल देगा तो हमारा उल्टा n वाला मेथड कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। पर ये वाला जो मेथड है ये हर जगह लगेगा, ठीक है। अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है 1200 की राशि ए बी सी 5, 7 और 13 में 5:7:13 में बांटी गई। सी तथा बी के हिस्से का अंतर बताओ, ठीक है। पैसे कितने हैं, 1200। ए रेशियो बी रेशियो सी में बांटी जा रही है, मान दे रखा है 5:7:13 है। हम बांटने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना, 13×7 = 20, 20 और 5 = 25। इसे नीचे रखेंगे। सवाल ने बोला है सी और बी का अंतर बताओ। अच्छा, सी और बी का रेशियो में अंतर कितना है, निकालो। सी है 13 रेशियो है और बी है 7, 13-7 का अंतर होता है। 13 में 7, 7 6 13, अंतर कितना है 6 का। हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करवा देंगे। अब काटो इसे, 25 एकम 25, 25 चौका 100 बचे 20, 200 हो गए, 25×8 = 200। मतलब 48 गुणा 6 करेंगे तो आएगा हमारा 8×6 = 48 के 8 हासिल के 4, 6 चौको 24, 4 28, 288, ऑप्शन ए। हम ऐसे भी कर सकते थे कि ए का अलग निकालें, बी का अलग निकालें, सी का अलग निकालें, फिर उनको घटाएं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रेशियो बांटने के लिए रेशियो में अंतर पूछा था, हमने क्या किया, रेशियो में ही अंतर निकाल दिया। अच्छा है, गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल है 3/7, 2/5, 5/7 का एलसीएम और एचसीएफ
लासा और मासा ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा ये लास्ट सवाल है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट सवाल हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताने के लिए देते हैं। हर कोई इसका आंसर हमें कमेंट में बताएगा। ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला, अब आगे रीजनिंग, क्या आ गई? रीजनिंग। चलो भाई रीजनिंग हल करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को सभी को बता रखा था कि रीजनिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले गलत ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? हमें रीजनिंग में गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। ठीक, हम क्या करेंगे, गलत ढूंढेंगे, हमें सही अपने आप मिल जाएगा। ठीक, और यदि सही ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन गलत ढूंढने से हमें क्या होता है, जल्दी मिल जाएगा। हमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे पहले मुझे गलत गलत ढूंढना कि ऐसा ढूंढना जो हो नहीं सकता है। ये 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में कोई ऐसा ऑप्शन होता है जो बिल्कुल गलत होता है, बस हमें वही ढूंढना है, सही अपने आप मिल जाएगा। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हम पहले निर्देश पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक हिस्सा लुप्त है। ठीक है, वह उत्तर आकृति चुने जिसे प्रश्न आकृति के लुप्त भाग पर रखने से पैटर्न पूरा हो जाता है। ठीक है, देखिए भाई सवाल ने बोला है एक आकृति लुप्त मतलब छिप अलग है, हमें एक ऐसी आकृति उठा के रखना है जो पूरे पैटर्न को पूरा अच्छे से बना दे। सवाल नंबर पहले आते हैं। देखो ये इस तरीके का बना है, एक त्रिभुज बना है, ये से ऊपर इस तरीके से बना है, तो इसका मतलब जो बनेगा ऐसे रखना है कि बिल्कुल इसके तरीके से सेम बन जाए। अब हम एक एक करके ऑप्शन ट्राई करते हैं, बताना। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, हमने इसको यहाँ रख दिया, तो ऑप्शन ए हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, जो बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। और ऑप्शन बी की बात करते हैं, अच्छा बताना, ऑप्शन बी भी कहीं ना कहीं इसी ए के तरीके का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, देखो ऑप्शन सी, और ऐसा सिर्फ सी में दे रखा है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा ये सही है। इसमें आते हैं भाई, सवाल नंबर 2 में आते हैं। देखिए इसमें एक ऐसा रखना, बताना। अगर हम ए की बात करें तो ए को अगर रखेंगे तो ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो बी में कहीं ना कहीं भाई देखिए, अगर हम बी की बात करें तो ऊपर से आ रहा है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, देखो ये अच्छे से बैठेगा, ऑप्शन सी इसका सही है। डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, अच्छे से इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आते हैं, 3 नंबर रीजनिंग में जाते हैं। इसमें दे रखा है भाई, देखिए सबसे पहले जो आकृति रखनी होती है उसके जस्ट सामने वाली आकृति के समान होती है। ठीक है, बस वो उल्टी तरीके से रखी जाएगी, हमें ये देखना है। मतलब अगर हमें इस जगह आकृति रखना है, इसके समान ये वाली, हमें इसके समान आकृति ढूंढना है बस, हर हालत में। अब इसके समान आकृति देखते हैं भाई। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये जो बिंदु है ये इस दिशा में आ जाएगा। ठीक है, और जबकि हमें बिंदु लाना है इस वाले कोने में, तो ए और बी तो बिल्कुल गलत हो गए, सी और डी में कोई एक सही हो सकता है। अब बताना, जो ये रकील खिंची है वो बिंदु की तरफ रकील है, ना कि बिंदु के विपरीत। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ये जो ब्लर ब्लैक दिख रहा उस तरफ बिंदु दे रखी है, और इसमें ऑप्शन सी में ही रकील की तरफ बिंदु है, यही सही है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ ये सवाल है। ठीक, 4 नंबर सवाल में देखते हैं, जार आकार का बना है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये देखो, ये जो सर्किल है ये इस दिशा पर आ जाएगा, तो गलत। ऑप्शन अगर हम सी की बात करते हैं तो ये देखो इस दिशा में आ जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ये यहाँ आएगा, तो ये ए सी डी तो गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन बी ज़्यादा सही है, 4 का बी। ये भी देखो सैनिक स्कूल 2019 में आया हुआ सवाल है। 5 नंबर में आते हैं, 5 नंबर का भाई रखते हैं। देखिए अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें देखो एक छोटा सा सर्किल बना रखा है, जबकि यहाँ पर कोई सर्किल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी सही है। 6 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें ना
देखते हैं किस आकार का बनेगा। सवाल नंबर 6। 6 का भाई देखिए ए तो बिल्कुल मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि जो ये रकील आई है वो कहीं ना कहीं कोने से, बी भी गलत है क्योंकि ये बीच से जस्ट आ रही है, सी कुछ हो सकता है, डी देखते हैं, डी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डबल रकील इसमें आ चुकी, डी तो इसका एक बचा सी। ठीक, 7 नंबर में आते हैं। देखिए इसके जस्ट विपरीत, मतलब जो सामने वाली आकृति है उसी के समान मुझे देखना है। ठीक है, अच्छा बताना, अगर हम ऑप्शन कहीं ना कहीं देखिए जो ये पैर हैं हल्के टेढ़े टेढ़े, ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल गलत मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो सर्किल, इसमें रकील, मतलब ए और डी में कोई एक हो सकता है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो डी इस वाले कोने से इस दिशा में जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका ज़्यादा सही है, 7 का ए। आगे आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में हमें इसके समान रीजनिंग ढूंढने हैं। ठीक है, अब बताना, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो देखो इसके अंदर डबल ही कट आ गए, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। और अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ये इस वाले के समान ऑप्शन बी है। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो इसके समान है, ऑप्शन एक बचा ऑप्शन सी, 8 का सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 9 नंबर आ जाओ। 9 का देखते हैं भाई। अच्छा बताना, ये जो फूल आकार का बना है वो अंदर की तरफ बना है, ऑप्शन ए में देखो बाहर की तरफ है, बी सी डी इनमें से देखते हैं भाई। अच्छा बताना, अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो कहीं ना कहीं देखो हमें ये फूल पूरा एक लकीर जो आती है पूरी काटती हुई जा रही है, और ऑप्शन डी में काटा नहीं है, तो ए और डी तो गलत हो गए। अब बी और सी में कोई एक हो सकता है हमारा। ठीक है, अच्छा बताना, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो जो हमारा चांद आकार का बना है, चांद के अंदर भी रकील गई है, तो ऑप्शन बी तो हमारा यहाँ से गलत हो गया, ओनली सी बचा। नहीं कहते चांद में दाग है, तो देखो एक हमें सवाल भी उस तरीके का मिल गया कि चांद में दाग है, चांद में दाग मिल गया। 10 नंबर सवाल में आते। 10 नंबर सवाल में क्या है देखते भाई, कि अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है, ऑप्शन सी भी गलत लग रहा है। अब हो सकता है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कोई एक हो सकता है। 9 का ऑप्शन डी, सॉरी 10 नंबर में, 10 नंबर में डी और ए में कोई हो सकता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो देखो इसका जो तीर है ये इस दिशा में जा रहा है, जो कि इसके समान बना है, ऑप्शन ए किसके समान, इसके समान बना है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो एक बचा ऑप्शन डी, जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ सवाल है। 11 नंबर का करते हैं भाई। देखिए ये स्लाइड का ये लास्ट सवाल है, तो 11 नंबर सवाल आप लोग हमें कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सही आंसर देगा। अगला सवाल, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल हल करते हैं भाई, देखते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या होगा कि जो भी एक चित्र आएगा उसकी जो तीर होगी वो केंद्र की तरफ जा रही, किधर होगी, केंद्र की ओर होगी। ऑप्शन ए में देखो केंद्र से विपरीत है, और ऑप्शन सी की अगर बात करते हैं इसमें डबल तीर आ रखी हैं, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में ही केंद्र की ओर आ रही। लेकिन अगर ऑप्शन डी की बात करते हैं तो सर्किल के आगे एक ब्लैक ब्लैक दाग है, जबकि प्रश्न में कोई दाग नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल लाते हैं, सवाल नंबर 13 पे। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत के समान मुझे देखना है। अगर हर देखिए हम देखते हैं हर एक चित्र में एक गुणा का निशान, सॉरी एक प्लस का निशान लगा है, ऑप्शन ए में डबल प्लस के निशान है। ठीक है, अगर ऑप्शन सी की बात करें, जबकि प्लस का निशान देखिए एक अलग बाहर लगा है, ऑप्शन सी में अंदर है, डी में भी अंदर, तो एक ही बचा बी नंबर। जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में आए हुए क्वेश्चन, रीजनिंग के जो भी सवाल होंगे आप लोगों के वो सभी आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी कठिन रीजनिंग है 14 नंबर की। देखिए हर एक चित्र में एक मतलब कि त्रिभुज बने हैं, डबल त्रिभुज बने हैं। ठीक है, तो डबल त्रिभुज हमारे, सबसे पहले मैंने बोला था जैसा कि गलत ढूंढना है मुझे। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है, और ऑप्शन हम डी वाले की अगर हम बात करें तो अब इसके जस्ट समान डी वाला है। ठीक है, इसके जस्ट समान ऑप्शन डी वाला दे रखा है। अबे साफ हो जाओ भाई,
ठीक, तो भाई सही कौन होगा इसका 14 नंबर का? अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये ए जो ऊपर वाले के आकार का बना है जस्ट सेम, ठीक, ए जो बना है वो ऊपर वाले के समान बना है। और अगर बी की बात करते हैं तो बी हमारा कहीं ना कहीं इसके जस्ट बिल्कुल सटीक इसके जैसे बना है, इसके उल्टा होना चाहिए। तो ए और बी तो इसके समान हो गए। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो इसके समान हो गया। एक ही ऑप्शन अलग है जो सी में दे रखा है, ठीक है, तो 14 का सी है सही। 15 नंबर आ जाओ भाई, बहुत कठिन रीजनिंग दे रखी इसमें, तगड़ी है इस बार। देखते हैं भाई, हमें गलतियां ढूंढने को मिला के, ठीक है। अगर हम 15 नंबर में ऑप्शन ए की बात करते हैं तो केंद्र में देखो कोई सर्किल नहीं है, जबकि देखो इसमें एक अलग से सर्किल के आकार का दे रखा है, तो ए तो गलत हो गया। बी में भी वही गलती। अगर हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करते इनमें होगी कोई बारीक सी गलती, देखते हैं क्या है। अच्छा बताना, ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न में देखो ये जो रकील कोने से आई है वो पूरा काटती हुई अंदर केंद्र की ओर जा रही है। ऑप्शन सी में देखो जो रकील तो जा रही है पर पूरा काटती हुई केंद्र की तरफ गई ही नहीं, तो एक ही बचा ऑप्शन डी, इसका ये सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर में इसके समान देखो, ये तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत, इनमें ए और डी में कोई एक सही है। अब बताना क्या होगा। अच्छा बताना, इसके जस्ट सामने देखो तो ब्लैक अर्ध वो ब्लैक आधा जो अर्धवृत्त के सामने पूरा वृत्त बना है, इसके अर्धवृत्त के सामने पूरा वृत्त होगा लेकिन इसके सामने पूरा ब्लैक वाला होगा, तो ऑप्शन डी। इसमें देखते भाई क्या होगा। देखिए बी तो मुझे गलत लग रहा है जिसमें डी भी गलत है, सी और बी में कोई एक हो सकता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो देखो ये चीज़ यहाँ पर नहीं बनी है, तो ए भी गलत, सी सही है। 18 नंबर सवाल का जाओ, ठीक है। 18 का मुझे साफ साफ ए ही नज़र आ रहा है। 19 नंबर आ जाओ। 19 में देखना, जो ये वृत्त, एक हम बिंदु बोल सकते हैं या वृत्त बोल सकते हैं, वृत्त बाहर की ओर है, इसमें देखो बात करते हैं तो अंदर की ओर है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक। और ये भी बहुत ज़्यादा बार, ये भी गलत हो गया। डी और ए में कोई एक हो सकता। अब बताना, अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं 19 में, अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ ये बाहर की तरफ आएगा, तो हमारा यही सही है। 20 नंबर में आ जाओ भाई। 20 नंबर में मुझे क्या करना है, इसके जस्ट सामने जो है इसके समान मुझे बताना है, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने बताना, ये जो बिंदु हैं ये अंदर की तरफ हैं, इसमें देखो बाहर की तरफ, तो गलत। इसमें सिंगल सिंगल बिंदु, गलत। एक सेकेंड, हाँ इसमें साइड में। डी और सी में कोई एक हो सकता है, लेकिन अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो बिंदु देखो बाहर की ओर है, जबकि इसमें देखो बिंदु अंदर की ओर है, तो कहीं ना कहीं हम ऑप्शन सी को ज़्यादा मानेंगे। सवाल नंबर 21 की बात करते हैं तो 21 का मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। देखते हैं आप लोग क्या बताते। 21 में हम क्या करेंगे, साफ साफ तो नहीं दिख रहा, कुछ गलतियाँ देखेंगे हम बहुत बारीक गलती 21 में मिलेगी, ठीक है भाई। देखना, अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर हम उठा कर रखेंगे तो ये बिंदु जो कटा हुआ है ये ऊपर वाला है, जबकि ऊपर इसमें कटा है, तो ये तो गलत हो गया। अब हम बी भी गलत है, क्योंकि देखना अगर हम बी को रखेंगे तो बी हमारा जस्ट इसके समान है। अगर ऑप्शन सी की बात करते तो इसके समान है, एक ही बचा ऑप्शन डी, ठीक। 22 नंबर में आ जाओ। 22 नंबर, अच्छा बताना, जो ये वृत्त आया है ये कुछ इस तरीके से यहाँ होना चाहिए ऊपर, जबकि ऑप्शन ए में नीचे है, तो गलत। इसमें आगे आ गया, तो ये तो दो गलत हो गए हमारे, ये भी गलत हो गया। हमारे हिसाब से ऑप्शन डी है, 22 का डी। 23 नंबर करते हैं। 23 नंबर का भी आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक। और सुनो, जो जो क्वेश्चन के हम आंसर आप लोगों से कमेंट में बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर उसका उत्तर दोगे और उसका रिप्लाई भी हम देंगे, ठीक है। अगला आते हैं, अगली रीजनिंग आ गई। पहले निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग और तथा वृत्त के एक भाग
को दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में 1 2 3 4 से दर्शाया गया है। उत्तर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। ठीक है, चलो भाई देखिए ये वृत्त बना है। क्या बना है? वृत्त। इससे कटा हुआ डब्लू निकाल लिया गया। क्या निकला है? डब्लू निकला है। तो बताना, अगर हम इसकी बात करें तो सिंगल त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। ए और 1 नंबर और 3 नंबर तो गलत हो गए हमारे। 2 और 4 नंबर में कोई एक सही हमारा हो सकता है। बताना, अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करते हैं तो ज़्यादा ही कुछ उसका पतला है, तो हमारे हिसाब से इसका बी ज़्यादा सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम 1 का बी लगाते हैं, मतलब कि 2 नंबर लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर में क्या है? इसका इस प्रकार कटा हुआ है, इसे हम पूरा करेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा जो हमें ऑप्शन 3 में दिख रहा है साफ साफ। इसको हम पूरा करेंगे इस तरीके से दिखेगा जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए में, 3 का ए। काफ़ी सरल है ये, तो बड़ी आराम से कर सकते हैं, है ना। ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 4 नंबर। 5 नंबर का देखते हैं भाई, ये तो गलत है, ये भी गलत है ना। 5 का फिर कौन होगा भाई? ये भी गलत है, ये भी गलत है। 5 के तो सारे गलत हो गए भाई, कुछ तो गलती हो रही है भाई। 5 में बताना, 2 बार कटा हुआ है, एक बार थोड़ा ज़्यादा, एक बार थोड़ा कम। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 6 नंबर में आते हैं, इसका कटा मतलब बताना, ये तो बिल्कुल गलत है। और अगर हम, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। 7 का देखते हैं भाई। देखो ये बाहर की तरफ निकला है, जाहिर सी बात दूसरा जो होगा वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। ठीक है, तो 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गए। अब 1 नंबर और 2 नंबर में कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर सही है। 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर का देखो, ये तो बिल्कुल गलत है, जैसा सभी साफ साफ दिख रहा है। और देखिए जो ये कटा हुआ चित्र है ये हल्का तिरछा है, ना कि सीधा है। ठीक है, तो 8 का हल्का तिरछा हुआ लगाएंगे। ठीक, ये भी नहीं होगा, देखो ये अंदर की तरफ कटा, बाहर तरफ निकला होना चाहिए। तो 3 और 4 नंबर में बाहर की तरफ निकला है, ये दूसरी तरफ है, यही ज़्यादा सही होगा। 9 नंबर का जाओ। देखिए ये गलत, ये भी गलत। 2 नंबर और 3 नंबर में कोई एक होगा। ठीक है, तो 2 नंबर इसका सही है। 10 नंबर में आ जाओ। बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, वो भी एक त्रिभुजाकार। कैसा? इसमें देखो अंदर, इसमें बाहर निकला, पर देखिए वर्ग वो बना है आयत के तरीके से, इसमें भी अंदर है। 3 नंबर। 11 नंबर में देखते क्या आएगा भाई। 11 नंबर में भी एक त्रिभुज के आकार का बना होगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी में मुझे साफ साफ दिख रहा है। 12 नंबर में अंदर की तरफ निकला होगा। देखो ये तो भाई गलत है। 12 का मेरे हिसाब से 12 का आएगा ए। हम, हाँ 12 का 1 है। ठीक, 13 नंबर आ जाओ। 13 नंबर का हम निकालेंगे, बहुत छोटा सा आंसर इसका आएगा 13 का। ठीक है, 13 का हल्का सा निकलेगा भाई, देखो ये वो पूरा बनेगा। ठीक, तो 4 नंबर में दिख रहा है। 14 नंबर आ जाओ। देखिए इसमें मुझे गलत ढूंढना है। ठीक है, हर हालत में गलत ढूंढना है मेरे को, एक ए सही है, बाद बाकी बनेंगे नहीं। 15 नंबर आ जाओ। अब बताना ये कहाँ से बैठेगा भाई। 15 नंबर में, 15 नंबर करते हैं तो 15 का पहला गलत है, दूसरा त्रिभुज पूरा बनना है, यही सही है। 3 नंबर, ये ऐसा आ जाएगा इस तरीके का। ठीक, 16 नंबर। 16 नंबर में निकल के आएगा हमारा कुछ सिंगल निकलेगा। 16 में, 16 का डी है। देखिए इसमें डबल कट है, इसमें भी डबल कट, डबल कट तो आएगा नहीं, और त्रिभुज एक बनेगा नहीं, इससे निकलेगा नहीं। ठीक है, तो एक ही बचा ये वाला। मैं जैसा कि मैंने कहा था रीजनिंग में हमें गलत ढूंढने हैं, सही अपने आप मिल जाएगा हमारा। 19 नंबर आ जाओ भाई। देखते हैं इसमें क्या होगा। 19 का 3 तो बिल्कुल गलत है,
3 नंबर, 2 नंबर भी गलत है। 1 और 4 में कोई एक हो सकता है, ठीक है। 17 का 1 और 4 में कोई एक हो सकता है भाई, 4 ही सही, क्योंकि एक के तो दूर दूर आ गए। 18 नंबर की बात करते हैं, हल्का सा त्रिभुज बनेगा जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी में। 19 नंबर, 19 का देखो 4 नंबर तो गलत है, 1 नंबर भी गलत दिख रहा है। अब बचा हमारा 2 नंबर और 3 नंबर, तो इनमें से कोई एक हो जाएगा। जो 3 नंबर ज़्यादा सही है, एक देखो यहाँ से इसे जब हम पूरा करेंगे तो त्रिभुज ही बनना है, ठीक। 20 नंबर आ जाओ भाई। देखिए 20 नंबर भी थोड़ा इतना आसान नहीं है, अगर हम इसे लेते हैं। नहीं, देखो जो त्रिभुज बनेगा वो हल्का तिरछा बनेगा, ठीक है। इसमें तो उस हिसाब का है नहीं, ये तो बिल्कुल वो बना है। 1 नंबर ज़्यादा सही। 21 नंबर आ जाओ भाई। 21 नंबर में क्या आएगा? 21 का आएगा, देखिए 1 नंबर तो गलत है, 4 नंबर भी गलत है हमारा। तो अगर हम 2 नंबर 3 नंबर की बात करते हैं, अगर हम 2 नंबर की बात करें तो देखो इसमें हल्का चपटा आकार का बैठा हुआ बना है, जो हमें ऑप्शन सी में ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। 21 का 3 नंबर ही सही है। 22 नंबर आ जाओ। 22 नंबर में देखो हमें मुझे गलत ढूंढना है, 1 नंबर गलत है, हम 4 नंबर को भी गलत बोल सकते हैं। अब 3 और 2 में कोई एक है, तो 22 का 2 मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, 2 सही है, ठीक है। 23 नंबर आते हैं। 22 का भी मुझे गलत ही ढूंढना है, ये मुझे लग रहा है कि आ सकता है। 2 नंबर भी मुझे कुछ कुछ डाउट हो रहा है भाई। मुझे 4 तो बिल्कुल गलत लगा, 3 नंबर भी गलत है 23 में, है ना। 1 नंबर या 2 नंबर में कोई एक हो सकता है, ठीक है। 23 में 1 या 2 नंबर में कोई एक हो सकता है, क्या होगा? चलो भाई कमेंट में बताना क्या होगा। वैसे हम तो जान चुके हैं कि क्या होगा, ठीक। देखते हैं कौन आंसर सही देगा इसका, हम तो जान चुके क्या होगा। चलो 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में आएगा हमारा 24 का 2। 25 में देखते हैं, मुझे ना गलत ढूंढना है, ठीक है। अब बताना, ये हल्का कटा हुआ निकलेगा। देखो 1 बार 2 बार ऊपर देख तो हमारा 3 नंबर तो गलत हो गया हमारा 25 का, ठीक है। 4 नंबर भी गलत है, 5 नंबर 1 नंबर में ज़्यादा है, तो हमारा 2 सही है। 26 नंबर, 26 का देखो जो गलत ढूंढना है, जो गलत गलत ये सब गलत दे रखे हैं। और ये देखो हल्का मतलब कि लाइन टेढ़ी है, इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है और इसकी भी लाइन बिल्कुल सीधी है। 3 नंबर सही है। 27 का देखते हैं भाई। देखिए गलत ढूंढना है, 4 नंबर तो गलत है, 3 नंबर भी गलत है, 1 नंबर और 2 नंबर में कोई एक सही है। 27 का 2 है। 28 नंबर आ जाओ। 28 में देखो इसमें सिंगल निकला है, इसमें देखो डबल गलत, ज़्यादा बड़ा गलत, बी सही है, ठीक है। इसके समान ये लग रहा है। हम ऑप्शन ए की बात करें तो कुछ हद तक हम बोल सकते कि है। बी तो बिल्कुल गलत, सी गलत, डी भी गलत, ये सही है। 30 नंबर, 30 नंबर में देखो भाई 30 का सी तो बिल्कुल गलत है, 2 नंबर भी गलत है। अब इसका 1 और 4 नंबर में कोई एक हो सकता है 30 का, तो 1 ही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम 4 नंबर लगाएंगे, देखिए जो अंदर की तरफ ये हल्का सा कटा हुआ है और इसमें एक त्रिभुज बनना है, इसमें कोई त्रिभुज नहीं बनना है, ठीक है। 31 नंबर, 1 नंबर तो बिल्कुल गलत है 31 का, 2 नंबर भी गलत है, 4 नंबर भी गलत है, 2 नंबर सही है 31 का, ठीक है। 3 4 गलत है। 32 नंबर आ जाओ भाई। 32 में क्या होगा? ऑप्शन डी साफ साफ दिख रहा है। 33 में गलत, 4 नंबर तो बिल्कुल गलत है, 2 नंबर भी गलत है, 3 नंबर सही है। इसमें देखते भाई, ये तो आर बना है, क्या आएगा इसमें? देखिए 2 नंबर गलत, 3 नंबर गलत, 4 नंबर गलत, 1 ही सही बचा।
35 का, 35 का देखिए हम इसको बना के दिखाते हैं एक बार, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब बताओ किस में दिख रहा है भाई? 35 नंबर में। दिमाग लगाओ, मेरे को तो भाई एक में ही दिख रहा है, बाकी अपना देख लो, मेरे हिसाब से एक है। ठीक। 36 नंबर का लास्ट सवाल, लास्ट है रीजनिंग, इसका भी आप लोग कमेंट में ही आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्लास हमारी ख़त्म होती है। आज का आखिरी सवाल, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने नवोदय के सभी दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके और आप 18 जनवरी 2025 को होने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे।